नमस्कार स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस उससे रिलेटेड आरटीपी मई 2023 में जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चंस कहूं कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नया नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चन पहले भी आपने पुराने आरटीपी एमटीपी में किए होंगे, कुछ नया नहीं है। जस्ट एक कह लीजिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हल्का सा 1-2 पॉइंट आपको नया दिख सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए इनमें से फॉलोइंग एग्रीमेंट्स में से कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पहला पार्ट है, कहता है ए के पास 2 कार हैं, वो लाल कार बेच रहा है बी को और बी सोच रहा है वो खरीद रहा है ब्लैक कार। तो वैसे तो इसके ऊपर आप सेक्शन 29 भी पढ़ते हैं कि अनसर्टेन एग्रीमेंट, एम्बिगुअस मीनिंग क्लियर नहीं है। एक ये भी चीज निकलती है और दूसरी चीज इंस्टीट्यूट ने जैसे अपने आंसर में कहा, पहली बात तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज क्या मिसिंग है यहाँ, फ्री कंसेंट नहीं है, कंसेंसस एडिडम नहीं है। तो रीजनिंग इसके ऊपर दी गई है, ना कि सेक्शन 29 के ऊपर। सेकेंड, ए ने थ्रेटन किया है कि वो बी को गोली मार देगा अगर वो उसे 2 लाख रुपए ना दे, और बी ने एग्री कर लिया इस बात के लिए। तो स्वाभाविक है, आप किसी को गोली मारने की बात कर रहे हो तो ये एग्रीमेंट तो वैसे वैलिड नहीं हो सकता। अगेन फ्री कंसेंट वाली बात होगी और इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। यहां क्या लग गया, हम सेक्शन नंबर 15 के अंदर पढ़ के आते हैं कोर्शन, जिसका मतलब है फिजिकल फोर्स। तीसरा हिस्सा, ए बी को बेच रहा है घर और उसके बदले क्या ले रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ कोकेन, जिसका मतलब है ड्रग्स आप ले रहे हैं। तो दैट मीन्स जो कॉन्सिडरेशन है वो क्या हो गई, यहां पे अनलॉफुल हो गई। और ड्रग्स वगैरह ऑब्वियसली अनलॉफुल कह लीजिए, नो डाउट इसे हम सेक्शन 23 में भी पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली ये इनवैलिड हो गया, एक तरह से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और आप इसे क्या कह सकते हैं कि भैया ये एक तरह से इलीगल एग्रीमेंट है। देन ए आस्क बी, अगर वो खरीदना चाहता है उसका बाइक 50,000 रुपए में, बी ने एग्री कर लिया, तो ठीक है भैया, यहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, सब कुछ ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है, कंसिडरेशन ओके, तो हम इसे क्या कह देंगे, वैलिड कह देंगे। पांचवा हिस्सा, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही एक्स की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, तो इसे हम क्या कहेंगे, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, सीज हो गया, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसे हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 2J में। और रीजनिंग क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, जिसे आप कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर सेक्शन 56। तो यहाँ इंस्टीट्यूट वही रीजनिंग दे रहा है, इम्पॉसिबिलिटी होगी, तो यहां हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड। तो ये क्वेश्चन कह लीजिए जिसके कुछ हिस्से हमें नए नजर आते हैं, इस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो रीजनिंग है वो जब आईसीआई का क्वेश्चन है तो वो अपनी ही रीजनिंग के मुताबिक चलेगा, जैसे यहां मैंने कुछ और भी अलग से आपको रीजनिंग देने की कोशिश करी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, बट लेट्स हैव अ लुक। हरीश ने 3 बिल की पेमेंट करनी है आशीष को ऑन 31 मार्च। कहता है एक बिल है 12,120 का, विच वॉज ड्यू इन मई 2018, राइट। अब अगर आप यहां से अगर समय देखेंगे 2022 तक ये करना है, तो आप कहेंगे भाई 3 साल से ज्यादा हो गए, ये तो टाइम बार्ड हो गया, राइट, उस पर मत जाइए। अगला एक बिल और है 5650 का, अगला एक हो रहा है 9680 का, 3 अलग अलग बिल है। अब हरीश ने क्या किया, 1 अप्रैल 2022 को पेमेंट करी है विदाउट एनी नोटिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 59 से लेके 61 में, जहां हम ये कहते हैं कि 59 में सबसे पहले राइट किसका है, डेटर का है, जैसे वो कहे वहां एप्रोप्रिएट करेंगे, उसने नहीं कहा तो जैसे क्रेडिटर करे, दोनों ने ही अगर फेलियर है तो 61 क्या कहते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ डेट। तो यहां पे डेटर ने तो कोई नोटिस दिया नहीं। देयर आफ्टर कहता है उसने पेमेंट कैसे करी, ध्यान दीजिए, एक चेक दिया 9680 का, अरे ये अमाउंट तो इससे मैच हो रहा है, तो ये तो बड़े क्लियर है, एक पर्टिकुलर बिल के आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये 9680 वाला चेक तो इसी में एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरा चेक कितने का दिया, 15,000 का, बाकी 2 डेट कितने के बन जाते हैं, ये लगभग आप अमाउंट देख रहे हैं 17,770 रुपए के करीब। तो दैट मीन्स ये 15,000 की पेमेंट हम कहां करेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ डेट, सेक्शन 61 लग गया, तो 12,120 यहां एडजस्ट करें, बैलेंस किसमें एडजस्ट करें, इस 5650 वाले में। और ध्यान दीजिएगा, हमें वो नहीं देखना कि ये टाइम बार्ड हो गया दिस एंड दैट, वो आप एग्जैक्टली उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद मिस्टर श्याम मुंद्रा एक बड़े बिजनेसमैन है, उनका एक बेटा है और एक मैरिड डॉटर है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गिफ्ट करेंगे अपना मकान अपनी बिटिया को, और इस कार्य के लिए उन्होंने लॉयर अपने घर में बुलाया और रिटर्न डॉक्यूमेंट भी तैयार किया। लॉयर ने उन्हें एडवाइस किया कि जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है हमें उसे प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होगा।
देखिए हम सेक्शन 25 पढ़ के आते हैं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन वहां सब सेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं कि अगर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, अगर आप क्लोज रिलेटिव हैं, जो कि यहाँ है, लेकिन वहां पढ़ते हैं हम राइटिंग में होना चाहिए लेकिन रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। होता क्या है, व्हेन दे बोथ फॉर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। लेटर ऑन उनकी बिटिया डॉटर को वो डॉक्यूमेंट मिलता है और वो क्लेम करती है हाउस ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। बताइए क्या ये गिफ्ट वैलिड है? नहीं। यहाँ पे क्योंकि जरूरी क्या था, आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी था, यही हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में। अगेन ये भी क्वेश्चन पहले की आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है, तो शायद आपने पढ़ा भी हो, इसलिए हम कहेंगे ये ट्रांसफर इन्फोर्सेबल नहीं। नेक्स्ट, मिस्टर मुकुंद अपनी एक कार बेचना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने पार्थ एक माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है। मतलब मुकुंद अपनी कार पार्थ एक माइनर से बिकवाना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो माइनर होता है वो एजेंट बन सकता है, कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ थोड़े हो रहा है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। मिस्टर मुकुंद ने इंस्ट्रक्ट किया मिस्टर पार्थ को, डेट कार आप 2 लाख से नीचे की मत बेचिएगा। होता क्या है, मिस्टर पार्थ जो माइनर है उसने इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया और उसने ये कार मिस्टर नमन को बेच दी है 1.5 लाख रुपए में। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए वेदर मुकुंद अपना 50,000 का लॉस अपने माइनर से, जो कि एजेंट है, उससे रिकवर कर पाएंगे? तो आप सारे जानते हैं माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि यही हम कहां पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 11 के अंदर, इसलिए हम कहेंगे आप उससे तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, क्या मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम नमन? नमन वो है जिसको कार बेची गई है, राइट? तो भैया उसने तो गुड फेथ में क्या खरीदी है? कार खरीदी है। तो आप उससे अपनी कार वापस इस तरह से ले नहीं सकते, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है आपके एजेंट मिस्टर पार्थ माइनर ने आपके बिहाफ पे, तो इसलिए उसकी इसमें कोई गलती नहीं, आप उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है एक तरह से बैड डेट की ही आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, मुकेश एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं दिल्ली में और उनकी बिजनेस की गुडविल भी है 1 लाख रुपए की, और उन्होंने क्या किया, अपना ये बिजनेस बेच दिया है 1 लाख की गुडविल के साथ रोहित को 5 लाख में। लेकिन क्योंकि गुडविल के साथ बेचा है तो रोहित ने एक एग्रीमेंट किया है मुकेश के साथ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक मुकेश नहीं खोलेंगे कोई अनदर ग्रोसरी स्टोर सेम काइंड ऑफ बिजनेस इन द होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखिए हम सेक्शन 27 में पढ़ के आते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप लगा सकते हैं अगर आपने गुडविल के पैसे लिए हैं, लेकिन वो रिस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, राइट? यहां आप देख रहे हैं वो पूरे भारत में ही नहीं खोलेगा, दैट इज टू अनरीजनेबल। तो हम कहेंगे ये बड़ा ही क्या है, अनरीजनेबल है। इसलिए आपसे ये पूछा गया, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल विद रोहित रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन मुकेश? तो रोहित जो बायर है, बिजनेस खरीदा है, भैया उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है, कोई वो लीगल एक्शन मुकेश के खिलाफ नहीं ले सकता। अब क्योंकि मुकेश ने क्या किया, ओपन्स अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 months लेटर, तो उसने 2 महीने बाद एक नया बिजनेस वहीं पे खोल दिया है। तो अगर आप रीजनेबल एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो वैलिड हो सकता था, यहां आपका एग्रीमेंट ही क्या है, रीजनेबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पी ने, अगेन ये भी देखिए पुराना आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये पहले से भी था स्टडी मैट में भी। पी ने अपना कैरेज, अपना सामान डी के प्रेमिसेस में रखा। लैंडलॉर्ड जो ऑफ डी जो है उसने वो कैरेज, उसका बैग वगैरह रख लिया, क्योंकि डी ने रेंट नहीं दिया था। अब पी ने रेंट दिया टू गेट हिज कैरेज रिलीज्ड। प्रश्न है क्या पी डी से पैसे रिकवर कर पाएगा? ऑब्वियसली ये हम कहां पढ़ के आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 68 से 72 के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर देखिए हम सेक्शन नंबर 69 के अंदर पे करते हैं, सेक्शन 69 में पढ़ते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर। मतलब अगर आपने किसी के लिए कुछ पैसे दिए हैं जो कि वो लीगली बाउंड था, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं, तो इसलिए आप उससे ये पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो इसके बाद प्रश्न आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। पहला प्रश्न, अभियुक्त ने 100 किलोग्राम वीट खरीदा, किससे खरीदा? भास्कर से खरीदा। अभियुक्त ने भास्कर से खरीदा। भास्कर ने कहा ये वीट जो है उसके वेयर हाउस में कहीं पड़ा है, इन द कस्टडी ऑफ किशोर। वेयर हाउस कीपर है जो किशोर ने कंफर्म कर दिया अभियुक्त को दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ वीट फ्रॉम हिम, एंटिल देन ही इज होल्डिंग वीट ऑन अभियुक्ट्स बिहाफ। पहले किसका सामान था? भास्कर का। माना एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन ये कौन सी डिलीवरी हो गई? ये होगी कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव बाय एक्नॉलेजमेंट, या जिसे हम कहते हैं नोटिस या इंटीमेशन, क्योंकि यहां वेयर हाउस कीपर ने कह दिया अब मैं सामान आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। लेकिन बिफोर अभियुक्त पिक करता गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, द होल वेट डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि फ्लड्स आ गए। तो प्रश्न ये है, क्या अभियुक्त वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन की उसे डिलीवरी नहीं हुई। भैया डिलीवरी होगी, अब आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है, इसलिए लॉस किसका है, मिस्टर बायर का ही है। तो क्वेश्चन डिलीवरी पे था और यहां कौन सी डिलीवरी लगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यहां पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए आप ये पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगे। प्रियांश ने ऑर्डर किया है, एक आयरन विंडो खरीद रहे हैं एक आयरन मर्चेंट से उनके नए घर के लिए, खिड़की खरीद रहे हैं आप। आयरन मर्चेंट ने अपना एक टेक्नीशियन भेजा ताकि वो विंडो का साइज ले सके। टेक्नीशियन आता है, साइज वगैरह लेता है और फिट करने के लिए। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आयरन मर्चेंट के साथ डिस्कशन हुई विद हिज टेक्नीशियन इंटीमेट्स, प्रियांश को कहा जाता है कि भैया ये विंडो लगेगी 5,000 की और आपको 1,000 रुपये एडवांस देना होगा। प्रियांश ही 1,000 रुपये का एडवांस देते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद व्हेन टेक्नीशियन ट्राइज टू फिट द विंडो मेड बाय हिम एट द साइट ऑफ प्रियांश, इट वाज नोटिस्ड दैट द साइज ऑफ विंडो वाज नॉट प्रॉपर। तो दैट मीन्स पहले आप साइज लेके गए हो, 1,000 रुपये एडवांस में भी ले गए हो, अब आपको लगता है ये प्रॉपर नहीं है, तो स्वाभाविक है प्रियांश क्या कहेंगे, भैया या तो डिफेक्ट को ठीक करो या उसका पैसा वापस करो। आयरन मर्चेंट रिप्लाइज की भैया मैंने तो स्पेशल विंडो आपकी साइड के अकॉर्डिंग बना के दी है, इसलिए डिफेक्ट मैं तो ठीक नहीं कर सकता, बल्कि रिफंड तो मैंने क्या करना है पैसा, बल्कि आप मेरे को 4,000 रुपये का बैलेंस दो। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या प्रियांश अपना एडवांस वापस ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि हम इंप्लॉयड कंडीशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में यही पढ़ते हैं मर्चेंटेबिलिटी, जिसका मतलब है अगर वो सामान सही नहीं है जब आपने दिया है तो इन दैट सिचुएशन ये कंडीशन बन जाती है, और ऑब्वियसली इन जब कंडीशन हो जाती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, इसलिए कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर हिज एडवांस मनी बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैं कहूंगा थोड़ा सा एक टेक्निकल मुझे लगता है कि गलती की है इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बना के, कैसे देखिएगा। आयुष्मान एक ऑनर है प्रॉपर्टी के, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि दिल्ली में है, वो अपनी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रवि अपना एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट किया है विद द कंडीशन दैट रवि विल नॉट सेल द हाउस लेस देन 5 करोड़ रुपए। अब रवि ने मकान 4 करोड़ में मुद्दित को बेच दिया जिसने सामान खरीदा गुड फेथ में। तो आपका एजेंट बेच रहा है, देखिए हम पढ़ के आते हैं सेल बाय नॉन ऑनर, और वहां क्लियरली हम पढ़ते हैं कि प्रोविजन टू सेक्शन 27 में कि मर्केंटाइल एजेंट सामान बेच सकता है, और ये एक वैलिड सेल हो सकता है, जहां हम कंडीशन पढ़ते हैं प्रोवाइडेड एजेंट इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एंड दूसरी तरफ से जो बायर है एक्टिंग इन गुड फेथ। तो यहां साफ लिखा है मुद्दित ने गुड फेथ में सामान खरीदा है, लेकिन ध्यान दीजिए सेल ऑफ गुड्स में गुड्स का मतलब ही क्या है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 में हम पढ़ते हैं कि गुड्स का मतलब होता है मूवेबल। यहां आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगना चाहिए। इंस्टीट्यूट को इस तरह से प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही कहा गया कि रवि जो है उसने ये पैसा मिस अप्रोप्रिएट कर लिया जो मुद्दित से मिला। अब आयुष्मान मुद्दित से ये पैसा रिकवर करना चाहते हैं, राइट, और वो केस कर रहे हैं अगेंस्ट मुद्दित टू रिकवर हिज प्रॉपर्टी। डिसाइड विद रीजंस कैन आयुष्मान सेल ऑफ गुड्स लगना ही नहीं चाहिए था भैया, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन हो गया, आपको ये प्रॉपर्टी के बजाय कुछ और वर्ड डालना चाहिए था। तो इसलिए हम कहेंगे भैया यहाँ पे तो क्या होगी, एक वैलिड सेल होगी अगर हम ऑब्वियसली प्रोविजन टू सेक्शन 27 के मुताबिक चलें। इसलिए आप ये क्या नहीं कर पाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके एजेंट को आपने कहा था कि 5 करोड़ से कम में मत बेचना, उसने 4 करोड़ का बेचा था। हाँ, तो आपका जो लॉस हुआ 1 करोड़ का वो आप अपने एजेंट रवि से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी को सामान बेच रहे हैं ऑन अ सर्टेन डेट ऑन 10 days क्रेडिट, 10 दिन उधार में सामान आप बेच रहे हैं, 10 दिन एक्सपायर हो गए, गुड्स अभी तक सेलर ए के पास पड़े हैं जो कि अनपेड सेलर हो गया। बी ने पैसे नहीं दिए हैं, बी इंसॉल्वेंट भी हो चुका है, ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू एक्साइज राइट ऑफ लियन। क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आप क्या बन गए, अनपेड सेलर हो गए। यही हम सेक्शन 47 में पढ़ते हैं कि जब आपने सामान बेचा है विद द स्टिपुलेशन ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट टर्म क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इन दैट सिनारियो आप अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रोवाइडेड गुड्स अगर आपके पोजीशन में है। और यहां क्वेश्चन में सब तो साफ ही लिखा है कि गुड्स क्या है, आपके पास ही पड़े हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ए इज इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स।
आखिरी प्रश्न सेल ऑफ गुड्स का डायरेक्ट प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसके एक एक पॉइंट पढ़ाने में कोई ऐसा मेरी तरफ से कोई अच्छी सेंस नहीं बनती, तो इसे मैं थोड़ा रहने देता हूं। पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर पहला प्रश्न कहता राम रहीम वर्किंग एज टीचर हैं और ये किसी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने ज्वाइंटली एक फ्लैट खरीदा है और किराए पे दे दिया जॉन को। डिसाइड ये होता है दोनों लैंडलॉर्ड हो गए कि टेनेंट वो 10,000 रुपये पर महीने का किराया देगा और साथ में बिजली का बिल इसी के साथ में। होता क्या है, लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक उन्होंने, क्योंकि उनकी अब आपका रेंट डीड ऐसा है कि किराया आपने देना था, आपने वो नहीं पे किया फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कनेक्शन काट दिया। मिस्टर जॉन को पे करना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि किराएदार है, जो कि उसे नहीं देना था डीड के मुताबिक। उसे 2800 रुपये रेंट बिल का देना पड़ा और 200 रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ी। इसलिए जॉन ने 3,000 रुपये किससे मांगे, फ्रॉम मिस्टर राम। बट राम ने रिप्लाई किया कि वो तो 1500 ही देगा, क्योंकि उसका दूसरा पार्टनर कौन हो गया, रहीम हो गया। मिस्टर जॉन सेड दैट Ram and Rahim are partners, therefore he can claim the full amount from any of the partner। उसका कहना आप पार्टनर हो तो मैं किसी से भी ले सकता हूं। देखिए पार्टनरशिप के लिए हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भैया कि आप क्या करेंगे, क्योंकि इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो कोई बिजनेस थोड़े कर रहे हैं आप। ये क्वेश्चन किसके ऊपर आया है, को ओनरशिप के ऊपर आता है। वैसे भी सेक्शन 6 में आप टेस्ट ऑफ एजेंसी भी पढ़ते हैं, वो भी आप कोट कर सकते थे। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में सेक्शन 4 कोट किया, तो आप बनते हैं यहाँ पे को ओनर। इसलिए इन दैट सिचुएशन जॉन का ये कहना है कि 3,000 राम आप निकालिए गलत है, आप उससे सिर्फ कितना ले सकते हैं, 1500 ही ले सकते हैं। 1500 आपको रहीम से लेना पड़ेगा। श्याम मोहन एंड केशव पार्टनर्स हैं। इनकी ये इनका जो भी एंटरप्राइज है उसका नाम दे रखा है। म्यूचुअली एग्री ये किया कि श्याम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सामान बेचने की, मोहन खरीदने की लेगा, एंड जो तीसरा पार्टनर केशव है वो अकाउंट्स वगैरह को देखेगा। नो वन विल इंटरफेयर इन अदर्स डिपार्टमेंट। तो इनकी डीड हो गई, एक सेल करेगा, एक बाय करेगा, एक अकाउंट्स देखेगा। लेकिन एक बार श्याम एंड केशव टाउन के बाहर थे, आउट ऑफ टाउन थे। मोहन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस ऑफ गुड्स इज गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी, और इसलिए धंधे में हैवी क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए तुरंत सामान बेचना होगा। लेकिन अब देखिए मोहन का काम जो था वो खरीदने का था, बेचने का नहीं था। तो आपके पास पावर नहीं है, लेकिन अब भारी नुकसान हो सकता है। तो हुआ क्या, ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट श्याम, जिसके पास अथॉरिटी थी सामान बेचने की, लेकिन आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब जो भी मोबाइल नहीं मिला ये वो। तो इसलिए उसने सामान रिड्यूस प्राइस पे बेच दिया ताकि फर्म को नुकसान ना हो जाता। लेकिन इसके बाद श्याम एंड केशव ने डिनाई किया एक्सेप्टिंग द लॉस, क्योंकि लॉस पे तो बेचा ही। वो कहते हम लॉस क्यों बेयर करें, क्योंकि तेरे पास पावर बेचने की नहीं थी। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया क्या उसने ये ठीक किया या गलत किया। देखिए हम जानते हैं सेक्शन 19 में इंप्लाइड अथॉरिटी आती है, और 20 में हम ये पढ़ के आते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स बना के जो लिस्ट थी इंप्लाइड अथॉरिटी की, वो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। एक तो ये चीज है। पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्शन 20 तो लगेगा नहीं, राइट, क्योंकि इस तरह से कोई डीड के बाद नहीं की गई है एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट करने की। तो मेन हम सेक्शन 21 में पढ़ते हैं कि पार्टनर के पास पावर होती है कि वो हर कार्य कर सकता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो स्वाभाविक है यहाँ एक इमरजेंसी थी, तो जो यहाँ मोहन ने किया बिल्कुल ठीक किया, इसलिए उसकी सेल क्या करेगी, विल बाइंड द फर्म। बाकी पार्टनर्स उसके खिलाफ लॉस के लिए कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं। फर्म डिसॉल्व हो जाती है 12 जून 2022 को, बट कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। तो देखिए आप डिसोल्यूशन करते हैं तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। तो हुआ क्या, एक मिस्टर एक्स है, उसने सामान खरीद लिया है इन द फर्म्स नेम फ्रॉम जेड। तो एक्स एंड वाई पार्टनर थे, फर्म डिसॉल्व होगी, तो एक्स जो पार्टनर है उसने कुछ सामान खरीद लिया किसके नाम पे, फर्म के नाम पे किसी थर्ड पार्टी जेड से। तो किया तो आपने गलत। अब जेड ने जो सामान बेचा वो सोच रहा है किसको बेच रहा है, वो फर्म को बेच रहा है, क्योंकि फर्म ने क्या नहीं दिया, कोई पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन का नहीं दिया। जेड इग्नोरेंट था कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। अब होता क्या है, एक्स हो जाता है इंसॉल्वेंट, इसलिए जेड ने केस कर दिया वाई के ऊपर दूसरे पार्टनर पे रिकवरी के लिए। अब वाई तो मना करेगा कि हमारी तो फर्म बंद होगी, नहीं भैया
आप लायबल रहेंगे क्योंकि आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी था, यही हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 45 के अंदर। तो इसलिए अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं आप उसके लिए लायबल रहेंगे सारे के सारे पार्टनर, इसलिए वाई विल बी लायबल टू मिस्टर जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या तरीके हैं बताइए, स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, और क्या राइट्स होंगे ट्रांसफर के, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं सब पार्टनर अंडर सेक्शन नंबर 29। तो हम ये कहते हैं कि भैया अगर आप इस तरह से कर देते हैं ट्रांसफर, तो जो जिस बंदे ने खरीदा ट्रांसफर ही उसको पार्टनर वाले राइट्स नहीं मिलेंगे, ना तो वो इंटरफेयर कर सकता है बिजनेस में, ना वो खाते मांग सकता, ना इंस्पेक्ट कर सकता। हाँ, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बनता है राइट, वो उस ट्रांसफरिंग पार्टनर से उसे ले सकता है, लेकिन वो अकाउंट्स को चैलेंज भी नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो इस ट्रांसफर को राइट्स मिलते हैं अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उन रिमेनिंग पार्टनर्स से वो शेयर जो उसका बनता है वो ले सकता है, और अपना शेयर सही है या नहीं उसको असर्टेन करने के लिए वो अकाउंट्स की भी डिमांड कर सकता है। एंड देन सेक्शन 31 में भी हम क्लियरली यही पढ़ते हैं कि कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इसलिए सब पार्टनर हो नहीं सकता। इसलिए मेन आंसर देखिए 29 पे है, वो अलग बात है इंस्टीट्यूट ने साथ में सेक्शन 31 भी कोट किया है। एलएलपी एक्ट के ऊपर प्रश्न, क्योंकि देखिए ये अमेंडमेंट पिछली बार भी थी तो डायरेक्ट प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉल एलएलपी बताइए, जो कि हम अंडर सेक्शन 2 टीए में पढ़ते हैं, जहां दो कंडीशन है। पहली क्या है, कैपिटल को या कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फर्म में मैक्सिमम कितना है 25 लाख रुपए है, लेकिन ये अगर टाइम टू टाइम एक्ट को अमेंड करते हुए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर नहीं किया जाएगा। एंड वर्ड ना भूलिएगा कैपिटल के साथ या कंट्रीब्यूशन के साथ। एंड टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी है 40 लाख, और टर्नओवर हमें कैसे देखनी होती है पिछले साल की, कहां से, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में से। और ज्यादा से ज्यादा ये टर्नओवर की लिमिट कितनी की जा सकती है, 50 करोड़ की जा सकती है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। तो एज में प्रिस्क्राइब वर्ड है, जिसका मतलब है आज के दिन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 25 लाख मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख, लेकिन साथ में वर्ड लिखा और, थर्ड क्लॉज के लिए और है, तो दैट मीन्स एंड आ गया तो सेकंड और थर्ड में से कोई भी लग सकती है, और विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट्स, जो भी प्रिस्क्राइब की हूं, एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब, कुछ और भी बताया जा सकता है। कंपनीज एक्ट के ऊपर अगले प्रश्न आते हैं, कहता आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, आपके 5 मेंबर हैं, तो 2 मेंबर से प्राइवेट कंपनी बन जाती है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हम यही पढ़ते हैं। कहता है ये सारे मेंबर बोट से जा रहे थे एक प्लेजर ट्रिप पे और समुद्र में, और बोट कैप्साइजेस मतलब डूब गई और सारे के सारे मर गए। आपसे पूछा गया क्या ये प्राइवेट कंपनी नो लॉन्गर इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए हम सिंपल पढ़ते हैं, अगर सेक्शन कोड करना चाहें सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम पढ़ते होते हैं फीचर्स कंपनी की, जहां हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब है कंपनी चलती रहेगी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स के मरने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो अलग बात है कि बाद में आपको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स बनाने होंगे, उनके घर वाले बन जाएंगे। सेकंड एक क्वेश्चन और है, वेदर इट इज करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और बी स्यूड। अगेन सेक्शन 9 में हम ये पढ़ते हैं, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है तो कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेटली कंपनी के नाम होगी, कंपनी कैन स्यू एंड ऑल्सो बी स्यूड। तो हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए इस तरह से कोई करेक्ट या इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आपको अपना आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, इस चीज का पेपर में पक्का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स पे है, कहता है एबीसी कंपनी वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स। मेन ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या था, ऑब्वियसली ये मेमोरेंडम में लिखा होता है और यही था आयरन रॉड्स के ऊपर खरीदना बेचना। कहता कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर जॉन के साथ फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क। अब देखिए मेमोरेंडम में काम लिखा है आयरन रोड का खरीदना बेचना, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। लेटर ऑन कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट मींस कैंसिल कर दिया कि ये अल्ट्रावायर्स है, बियॉन्ड द मेमोरेंडम है। विद रेफरेंस टू द सेम ब्रीफली आपसे सिंपल पूछा गया बताइए अल्ट्रावायर्स होता क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है। तो अल्ट्रावायर्स सारा आप जानते हो बियॉन्ड द पावर्स की कंपनी हर वो कार्य कर सकती है जो उसकी मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर है, उसके अलावा एवरीथिंग इज व्हाट बियॉन्ड द पावर्स।
तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम जो लैंडमार्क केस पढ़ते हैं उसका नाम भी आप जानते होंगे, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिचे वाला केस आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। देन कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं तो इम्पैक्ट कह लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस कह लीजिए। तो हम कहते हैं अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, दे आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर टोटली क्या होती हैं, वर्ड होती हैं, इसलिए कैन नीदर बी स्यूड और नोर इट कैन, नो बड़ी कोई इसके ऊपर स्यू कर सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे मेमोरेंडम आर्टिकल क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसलिए जो भी कंपनी से डील कर रहा हो उसको पहले ये पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आप इसे इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, वर्ड होती हैं, और बाद में इसको मेंबर्स जो हैं अपनी जनरल मीटिंग में उसे रेटिफाई मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी कर नहीं सकते, इसलिए कंपनी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आर्टिकल्स में लिखा है प्राइवेट कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं 5 लाख का, लेकिन उसके लिए बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, और अगर लोन का अमाउंट इससे ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पहले जनरल मीटिंग में पास करवा लें। तो कहता है कंपनी को अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स थी, बोर्ड ने अप्लाई किया लोन एक रेप्यूटेड बैंक से 10 लाख का। तो इन दैट सिचुएशन आपको पहले जनरल मीटिंग में एसआर पास करना होगा, लेकिन कहते हैं उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया। बोर्ड ने एक अंडरटेकिंग दी है टू द बैंक डेट एसआर हैज बीन पास्ड फॉर सच लोन, वो तो आपने पास नहीं किया। तो बैंक ने आपके ऊपर बिलीव कर दिया और आपको लोन दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन, कंपनी ने डिनाई कर दिया कि पेमेंट एज एक्ट वॉज अल्ट्रा वाइज टू द कंपनी काइंडली एडवाइस। देखिए इसके ऊपर हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि जहां तक एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ कंपनी आर कंसर्न इट इज प्रिज्यूम एवरीथिंग इज रेगुलर एंड नॉर्मल। एसआर पास करना या नहीं करना कंपनी के अंदर की बात है। नो वन कैन पीप इनसाइड द कंपनी, जिसका मतलब है कोई भी आउटसाइडर कंपनी के अंदर झांक नहीं सकता। लैंडमार्क केस हम ये पढ़ते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। इसलिए अगर आपने ये पास नहीं भी किया तब भी बैंक अपना पूरा 10 लाख आपसे क्लेम कर सकता है। आखिरी प्रश्न अगेन डायरेक्ट है, पूछा गया है टाइप्स ऑफ कंपनी बताइए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के हिसाब से आप रिश्ता पढ़ते हो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, जहां आप साफ कहते हो कि सब्सिडरी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 में कब बनती है। 2 बातें मेनली निकल के आती हैं, या तो कोई और कंपनी आपका बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही है, या फिर कम से कम आपके पास मोर देन 50% क्या है वोटिंग राइट है, चाहे खुद के साथ है या आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी के साथ मिलके हैं। दूसरा कंट्रोल में आप पढ़ते हैं, देखिए एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी कब बनती है, जिसमें दूसरी कंपनी, जिसे हम कहते हैं दरअसल इन्वेस्टिंग कंपनी, वो इन्वेस्टिंग कंपनी क्या करती है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है, जब कम से कम आपके पास 20% क्या हो वोटिंग पावर्स हो। लेकिन सब्सिडरी में हम क्या नहीं लेते, एसोसिएट में हम क्या नहीं लेते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी एंड इंक्लूड्स व्हाट, जेवी स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर कंपनी। तो इसके साथ ये थे आरटीपी के क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आई होप सो आपको इससे कुछ यूटिलिटी मिलेगी। सो फ्रॉम माय साइड गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।